एडम्स फैमिली के घर में आज नजारा कुछ अलग था, क्योंकि आज थिंग की शान में रॉयल खातिरदारी हो रही थी। ये उसके जन्मदिन का तोहफा था। थिंग तो इस लग्जरी ट्रीटमेंट से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मोर्टिशिया के दिल में तूफान मचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ, जिनके बारे में सोचना भी उसे टॉर्चर लगता था, वो उन्हें कॉल करके उनसे डोनेशन कैसे मांग सकती थी। मोर्टिशिया को गुस्से में देख गोमेज उसे शांत करने के लिए उसके साथ रोमांस करने लगा। इसी दौरान कोई साये की तरह खिड़की के जरिए सीधा मोर्टिशिया के कमरे में घुस आया और मोर्टिशिया के संदूक तक पहुंच गया। उस संदूक में कोई कीमती चीज छुपी थी, जिसे पाने के लिए वो चोर बेताब था। ये है वेडनेसडे सीजन 2 का एपिसोड 3 और 4। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड्स देख लिए हैं तो आप इस सफर के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तो कुछ जरूरी बातें आपसे छूट सकती हैं, इसलिए पहले उन्हें देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यकीन मानिए, इस सफर में आपको बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी में। वो चोर जो मोर्टिशिया के संदूक से कोई चीज चुराने आया था, संदूक खोलते ही झटका खा गया। संदूक में उसे बस एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, अच्छी कोशिश थी वेडनेसडे। असल में वो चोर कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे ही थी। वो अपनी माँ से गुडी की स्पेल बुक चुराने आई थी, पर वो भूल गई थी कि उसकी माँ हमेशा उससे एक कदम आगे रहती है। इतने में मोर्टिशिया मुस्कुराती हुई वहाँ आ गई। वेडनेसडे के पास अब छुपाने को कुछ नहीं था। किताब वापस पाने के लिए उसने अपनी माँ को सच बता दिया, सच उस विजन का जिसमें उसने इनिड की मौत देखी थी, और उसी विजन में उसे वो शैतानी कौवा भी नजर आया था जो गैल्पिन और ब्रैडबरी की हत्या कर चुका था। वेडनेसडे को पूरा यकीन था कि इन हत्याओं के पीछे कोई एवियन आउटकास्ट है जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है, और इससे पहले कि वो इनिड को मार डाले, वेडनेसडे उसे पकड़ना चाहती थी। यही कहकर उसने अपनी माँ से किताब लौटाने की गुजारिश की, लेकिन वेडनेसडे की बातें भी मोर्टिशिया का दिल नहीं पिघला सकी। बजाय किताब देने के उसने वेडनेसडे को एक सलाह दी, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा विजन सच हो, कभी कभी उनका मतलब कुछ और भी होता है। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना तुम्हारी ये जिद सब कुछ बर्बाद कर देगी। वेडनेसडे गुस्से से दांत पीसती हुई वापस अपने कमरे में लौट आई। अब उसने फैसला किया था कि वो बिना शक्तियों के ही इस केस को सुलझाएगी, पुराने तरीके से। उसके सामने पड़ा था गैल्पिन का मोबाइल, इस तहकीकात का सबसे अहम सुराग। उसे यकीन था कि गैल्पिन के फोन से उसे कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा, लेकिन मुश्किल था उस फोन को अनलॉक करना। वेडनेसडे उसका लॉक कैसे खोला जाए इस चिंता में थी, तो दूसरी ओर इनिड खुशी के मारे उछल रही थी, क्योंकि आज प्रिंसिपल डॉट सभी बच्चों को एक एडवेंचर ट्रिप पर ले जाने वाला था, जिसके लिए इनिड बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कुछ समय बाद जब इनिड बाहर चली गई, तब थिंग ने वेडनेसडे से कहा कि उन्हें इनिड को उसकी मौत की सच्चाई बता देनी चाहिए, ताकि वो बाहर हर खतरों से सतर्क हो सके। लेकिन इनिड जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती थी, अगर उसे अपनी मौत के बारे में पता चला तो वो सदमे में आ सकती थी, इसलिए वेडनेसडे ने उससे अब तक ये बात छुपाए रखा था। इन्हीं बातों के बीच अचानक एग्नेस वहाँ प्रकट हो गई, जो गायब होकर बहुत समय से उनकी बातें सुन रही थी। इनिड की मौत के बारे में सुनकर एग्नेस खुशी से उछल रही थी, ये सोचकर कि इनिड के मरने के बाद वेडनेसडे उसे अपनी दोस्त बना लेगी। पर वेडनेसडे ने भी एग्नेस को साफ कह दिया कि उसके रहते इनिड का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो एग्नेस को खुद से दूर रहने की चेतावनी देकर चली गई। पर सन की एग्नेस वेडनेसडे की इतनी दीवानी थी कि उसे वेडनेसडे की गालियां भी तारीफ लग रही थी। दूसरी ओर पग्जली का ज़ॉम्बी पेट स्लर्प उस बूढ़े ट्रेनर की खोपड़ी चबाने के बाद अपने आप ही शेड में वापस आ गया था। पग्जली उसे देखकर खुश था, वहीं यूजीन का डर से बुरा हाल था, क्योंकि पग्जली स्लर्प को जितना मीट खिला रहा था, उतना ही उसका शरीर दोबारा विकसित होता जा रहा था। उसका ब्रेन भी धीरे धीरे वापस आने लगा था। पग्जली ये देखकर खुश हो रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्लर्प इंसानी दिमाग का भूखा है। एक बार तो उसने अपनी लंबी जीभ यूजीन के खोपड़ी पर ही टिका दी, पर पग्जली ने उसे झटका देकर शांत कर दिया। उधर वेडनेसडे की तहकीकात के बीच गैल्पिन के फोन का पासवर्ड एक दीवार बना हुआ था। उस दीवार को गिराने के लिए वेडनेसडे को उस इंसान की मदद लेनी ही पड़ी जिससे वो दूर भाग रही थी, एग्नेस। वेडनेसडे खुद उसके पास गई और पूछा, तुमने जब गैल्पिन के फोन से मैसेज किया था तो उसे अनलॉक कैसे किया? एग्नेस का सीना जैसे गर्व से चौड़ा हो गया। उसकी गुरु खुद उससे मदद मांगने आई थी। एग्नेस ने वेडनेसडे को एक चालाकी भरा हैक बताया। इसके लिए उसने एक शेप शिफ्टर आउटकास्ट की मदद ली, जिसने पलक झपकते ही गैल्पिन का रूप धारण कर लिया और बस फेस लॉक से उसका फोन खोल दिया। वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए एग्नेस ने वो बाकी सामान भी उसके हवाले कर दिया जो उसने गैल्पिन के घर से चुराया था। अब एग्नेस शाबाशी की उम्मीद से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन काम निकल जाने के बाद वेडनेसडे ने उसे बड़ी ही बेरुखी से धुतकार कर भगा दिया, और अब वो गैल्पिन के फोन की छानबीन में जुट गई। उसने गैल्पिन और ब्रैडबरी का वो आखिरी फोन कॉल सुना, जिसमें ब्रैडबरी कह रहा था, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है, अगर मुझे कुछ हुआ तो याद रखना सारे सबूत बुलपेन में है। बुलपेन यानी कि ब्रैडबरी का ऑफिस। लेकिन ब्रैडबरी ने तो कई साल पहले ही पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, फिर भला उसका ऑफिस कहाँ हो सकता था? ये सोचती हुई वेडनेसडे गैल्पिन के घर से मिले बाकी सामानों को देखने लगी। तभी उसे एक तस्वीर मिली जंगल में मौजूद एक कैबिन की, जिसके पीछे लिखा था बुलपेन 2015 पाइन क्रेस्ट। वेडनेसडे समझ गई कि जरूर इसी कैबिन में उसे ब्रैडबरी का छुपाया वो सुराग मिलेगा। वेडनेसडे ने जेरिको शहर का मैप निकाला, जिसमें उसे पाइन क्रेस्ट नाम की जगह का लोकेशन मिल गया, लेकिन वो जगह नेवरमोर से काफी दूर घने जंगलों के बीच थी और वेडनेसडे को वहां जाने का जरिया नजर नहीं आ रहा था। तब थिंग ने उसे मैप में कैंप जेरिको नाम की जगह दिखाई, जहां स्कूल के बच्चों को एडवेंचर ट्रिप के लिए ले जाया जा रहा था। वहां से पाइन क्रेस्ट पास ही था। वैसे तो वेडनेसडे को स्कूल ट्रिप से नफरत थी, लेकिन उस सुराग की तलाश में वो ट्रिप के लिए रेडी हो गई। कुछ ही देर में सारे बच्चे प्रिंसिपल डॉट के साथ कैंप जेरिको आ पहुंचे, घने जंगल के बीच मौजूद एक खूबसूरत एडवेंचर साइट। वेडनेसडे बड़ी खुशी से बस से उतरी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके मॉम डैड भी वहां आ थमके हैं, तो वेडनेसडे का सारा मूड ही खराब हो गया। इस एडवेंचर पर पग्जली भी आया था और अपने साथ एक बड़ी मुसीबत ले आया था, स्लर्प। उसे डर था कि स्लर्प पिछली बार की तरह कहीं भाग न जाए, इसलिए वो उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। पर यूजीन घबरा रहा था, क्योंकि अगर स्लर्प वहां आजाद हो गया तो बड़ी तबाही मचा सकता था। हालांकि पग्जली ने उसे भरोसा दिलाया कि इसका भी एक जुगाड़ उसने कर रखा है। उसने अपने टेंट के बाहर रॉकेट्स लगा दिए,
जो रस्सी से जुड़े थे। अगर स्लर्प भागने की कोशिश करता तो रस्सी से टकराता, जिससे आसमान में आतिशबाजी होने लगती और उन्हें खतरे का संकेत मिल जाता। इसी बीच डॉट बच्चों में उत्साह बढ़ा रहा था, ये बताकर कि अगले 2 दिनों के लिए कैंप जेरिको में आउटकास्ट्स का राज होगा। किसी भी नॉर्मीज यानी कि साधारण इंसानों को यहाँ आने की मनाही है। लेकिन उसी वक्त कैडेट्स यानी सोल्जर्स की ट्रेनिंग ले रहे जवानों का एक दल वहाँ आ धमका। गलती से उन्हें भी आज ही के लिए कैंप की बुकिंग मिल गई थी। उनके ट्रेनर क्रूगर को आउटकास्ट से नफरत थी। उसने गुस्से में उन्हें धमकाया कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन डॉट भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। तभी वहाँ पहुंची वेंसडे। उसने हालात संभालते हुए क्रूगर और उसके कैडेट्स को एक गेम के लिए चैलेंज कर दिया। नियम साफ थे, जो जीतेगा कैंप उसी का होगा और जो हारेगा वो बिना चूं चपड़ किए मैदान छोड़ देगा। क्रूगर ने भी अपनी मर्दानगी दिखाते हुए चैलेंज स्वीकार कर लिया और इस तरह शुरू हुआ नॉर्मीज बनाम आउटकास्ट का एक जबरदस्त खेल। इस गेम के लिए 2 एग शेप जैसे ऑब्जेक्ट मंगवाए गए, जिसे कहा जाता था ज़ेफर। गेम के नियम इस तरह थे, दोनों टीमों में ज्यादा से ज्यादा 10 प्लेयर्स होंगे। हर टीम में एक ग्रुप अपने ज़ेफर की सुरक्षा करेगा और दूसरा ग्रुप विरोधी टीम के ज़ेफर को चुराने की कोशिश करेगा। अगर कोई टीम विरोधी टीम के ज़ेफर को चुरा लेती है तो उसे पहले फ्लेयर गन फायर करके अपनी बाकी टीम को संकेत देना होगा और फिर एक आखिरी दौड़ लगानी होगी कैंप पर मौजूद वॉच टावर की ओर। जो भी टीम विरोधी टीम के ज़ेफर को टावर के ऊपर मौजूद ट्राइपॉड में सबसे पहले रखेगी वो इस गेम की विजेता होगी। अब बारी आई टीम बनाने की। आउटकास्ट की टीम में कुल 7 प्लेयर्स थे, वेंसडे, इनिड, एजेक्स, यूजीन, बियांका, ब्रूनो और केंट। वहीं कैडेट्स ने पूरी ताकत झोंकते हुए 9 प्लेयर्स की टीम खड़ी कर ली। खेल शुरू हुआ। दोनों टीमें जंगल की ओर दौड़ी, अपने अपने ज़ेफर को तय जगह पर रखकर उसकी सुरक्षा में लग गई। टीम आउटकास्ट की तरफ से एजेक्स और केंट अपने ज़ेफर की रखवाली कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर वेंसडे और बियांका चुपके से कैडेट्स के ज़ेफर के करीब पहुंच चुकी थी, जिसकी सुरक्षा में 5 कैडेट्स तैनात थे। बियांका का प्लान साफ था, वो अपने साइरन सॉन्ग से कैडेट्स को वश में करेगी और ज़ेफर आसानी से चुरा लेगी। लेकिन कैडेट्स पहले से ही तैयार थे, उनके कानों में हेडफोन लगे थे, जिससे बियांका की शक्तियां उन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर पाई। उधर कैडेट्स भी आउटकास्ट के ज़ेफर के करीब पहुंच चुके थे। कैडेट्स बड़े शातिर थे, उन्होंने आउटकास्ट की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जंगल में हथियार छुपा रखे थे। उन्हें पता था कि एजेक्स एक गॉर्गून है, जिसके बालों को देखने से लोग पत्थर में बदल जाते थे। उन्होंने सीधा एक तीर एजेक्स की टोपी पे छोड़ी, जिससे उसकी टोपी उड़ गई और उसके सांप जैसे बालों को देखते ही केंट पत्थर में बदल गया। कैडेट्स ने फौरन एजेक्स के सिर को कपड़े से ढक दिया और बड़ी ही आसानी से आउटकास्ट का ज़ेफर चुरा लिया। फिर फ्लेयर गन से फायर करके उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया और वॉच टावर की ओर दौड़ पड़े। वो संकेत देख आउटकास्ट की टीम में उदासी छा गई, वहीं कैडेट्स खुशी से उछल पड़े। इधर बियांका की शक्तियां नाकाम हो जाने के बाद वेंसडे ने थिंक की मदद से इनिड और ब्रूनो को इशारा किया। वे दोनों फौरन अपने वेयरवुल्फ की फुर्ती दिखाते हुए कैडेट्स पर टूट पड़े। लेकिन कैडेट्स इस बार भी तैयार थे, उन्होंने तुरंत स्मोक बॉम्ब फेंक दिया। धुएं ने सब कुछ ढक लिया और इनिड ब्रूनो की कोशिश भी बेकार हो गई। आउटकास्ट को अब अपनी हार साफ नजर आने लगी थी, लेकिन वेंसडे अभी भी शांत थी, क्योंकि उसका हुक्म का इक्का अभी बाकी था। यूजीन, उसने अपनी मधुमक्खियों की फौज कैडेट्स पर छोड़ दी। भिनभिनाती हुई मधुमक्खियां उन जवानों पर टूट पड़ी, डंक पर डंक बरसाकर उनका बुरा हाल कर दिया। और तभी मौका पाकर वेंसडे ने कैडेट्स का ज़ेफर अपने कब्जे में ले लिया। वेंसडे ने भी फ्लेयर गन फायर करके अपनी टीम को संकेत दिया और वॉच टावर की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन तब तक इधर कैडेट का जवान ज़ेफर लेकर टावर तक पहुंच चुका था और वेंसडे तो अभी झरना भी पार नहीं कर पाई थी। आउटकास्ट की टीम झरने के ऊपर खड़ी अपने हार का मंजर देख रही थी। जीत अब नामुमकिन लग रही थी, लेकिन वेंसडे के लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसने एक तीर सीधा टावर की चोटी पर मारकर एक जिप लाइन बना दी और उस जिप लाइन से लटककर बिजली की रफ्तार से सीधा टावर के ऊपर जा पहुंची। कैडेट के ज़ेफर रखने से ठीक पहले उसे लात मारकर दूर गिरा दिया और ज़ेफर ट्राइपॉड में रखकर जीत का बिगुल बजा दिया। सारे आउटकास्ट्स खुशी से उछल पड़े। वहीं हैरान परेशान कैडेट्स को शर्त के मुताबिक कैंप जेरिको छोड़कर जाना पड़ा। फिर दिन ढलते ही सारे बच्चे और टीचर्स आउटकास्ट की जीत सेलिब्रेट करते हुए बोन फायर जलाकर गाना बजाना कर रहे थे। लेकिन इस जश्न के शोर शराबे से दूर वेंसडे आ पहुंची थी पाइन क्रेस्ट में, ब्रैडबरी का वही सीक्रेट कैबिन जहां उसने कोई राज छुपा रखा था। वहां छानबीन करते हुए वेंसडे ने जब आईने के पीछे देखा तो उसे वहां ढेर सारे अखबारों के कटआउट्स चिपके मिले, जिनमें आउटकास्ट्स के मौतों की श्रद्धांजलि छपी थी। उनमें से कुछ आउटकास्ट्स तो 15 साल पहले ही मर चुके थे। ब्रैडबरी ने उन सबका कनेक्शन एक नाम से जोड़ रखा था, लोइस। इससे वेंसडे को अंदाजा हो गया कि ये लोइस जो कोई भी है, जरूर वो आउटकास्ट का शिकार कर रही है और अब उसकी अगली शिकार इनिड है। उस लोइस के बारे में पता लगाने के लिए वेंसडे ने फिर अपनी साइकिक शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन इस बार भी उसकी शक्तियों ने काम नहीं किया। अब वेंसडे की फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अपनी शक्तियों के बिना वो खुद को कमजोर, असहाय और अधूरी महसूस कर रही थी। गुस्से में तमतमाई हुई वो सीधा अपनी मां मोर्टिशिया के सामने आ खड़ी हुई और बिना एक पल गवाए उन्हें तलवारबाजी की चुनौती दे डाली। लेकिन ये कोई साधारण मुकाबला नहीं था, ये ऐसी खतरनाक तलवारबाजी थी जिसमें दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। वेंसडे ने साफ कहा, अगर वो जीती तो मोर्टिशिया को गुडी की किताब उसे लौटानी होगी। इस पर मोर्टिशिया ने भी एक शर्त रख दी कि अगर वो जीती तो वो गुडी की किताब को जला देगी। इन शर्तों पर दोनों ने चुनौती मंजूर कर ली। वेंसडे जंग की तैयारी में लग गई। इसी बीच दूसरी ओर कैडेट्स का लीडर क्रूगर अपनी हार पचाने को तैयार नहीं था। गुस्से से तिल मिलाकर उसने अपने सिपाहियों के साथ एक गुप्त प्लान बनाया। रात के अंधेरे में आउटकास्ट के टेंट्स में घुसकर बच्चों को डराना, धमकाना और वहां से भगा देना। क्रूगर ने अपने जवानों को कैंप के दूसरी तरफ से हमला करने भेजा और खुद दबे पांव एक टेंट की ओर बढ़ने लगा। पर आज तो जैसे किस्मत उसकी दुश्मन बन चुकी थी। वो टेंट किसी और का नहीं बल्कि पगजली का था। क्रूगर का पैर पटाखों से बंधी रस्सी में उलझ गया और वो धड़ाम से टेंट के भीतर जा गिरा। अंदर पगजली तो नजर नहीं आया, लेकिन उसकी जगह भूखा
भूखा ज़ॉम्बी स्लर्प चुपचाप अपने रात्रि भोजन का इंतजार कर रहा था, जिसका इंतजाम अब हो चुका था। क्रूगर को देखते ही स्लर्प ने झपटा मारा और एक ही पल में उसकी खोपड़ी चबा डाली। क्रूगर के जवान ये भयानक दृश्य देख कांप उठे और दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। उधर पग्जली और यूजीन आसमान में होती आतिशबाजी से खतरे को भांपकर जब अपने टेंट में पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर क्रूगर की लाश पड़ी थी और स्लर्प अपनी जंजीरें तोड़कर भाग निकला था, भूखा, बेकाबू और अब ना जाने किसे अपना शिकार बनाने वाला था। इस खतरे से बेखबर उधर वेंसडे और मोर्टिशिया एक दूसरे से भिड़ चुकी थी। आंखों में पट्टी बांधकर वे तलवार से एक दूसरे के सीने पे लगे कांच के दिल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जो भी पहले अपने ओपोनेंट के दिल को तोड़ देता वो जीत जाता। उन्होंने थिंग को जज की कुर्सी पे बैठा दिया था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रही थी। वेंसडे ने तलवारबाजी अपनी माँ से ही सीखी थी, लेकिन अब वो उन्हीं पर भारी पड़ रही थी। दूसरी ओर स्लर्प के हाथ एक कुल्हाड़ी लग गई। वो सीधा पास के बाथरूम में घुस गया, जहां उस वक्त गोमेज पूरे मजे में फुल साउंड पर गाना सुनते हुए नहा रहा था। अचानक स्लर्प ने लकड़ी के दरवाजे में कुल्हाड़ी मारकर छेद कर दिया और उसी छेद से अपनी लंबी चिपचिपी जीभ अंदर घुसाकर गोमेज के मांस का स्वाद लेने लगा। पीठ पर अजीब सी गुदगुदी महसूस कर गोमेज मुस्कुराया। उसे लगा शायद ये मोर्टिशिया की कोई शरारत है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा उसकी रूह कांप उठी। दरवाजे के उस पार स्लर्प खड़ा था। उसका अगला वार सीधा गोमेज की खोपड़ी चीर देता, लेकिन ऐन मौके पर पग्जली वहां आ गया और बिजली के झटके से उसे दूर गिरा दिया। उसी पल प्रिंसिपल डॉट और स्कूल के सारे बच्चे वहां जमा हो गए। तभी स्लर्प फिर उठ गया और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ भाग गया। दूसरी ओर वेंसडे और मोर्टिशिया की लड़ाई और ज्यादा घमासान हो चुकी थी, पर अंत में मोर्टिशिया ने वेंसडे का दिल चकनाचूर कर उसे शिकस्त दे दी। हालांकि मोर्टिशिया को इस जीत की खुशी नहीं बल्कि अफसोस हो रहा था, इस बात का कि शायद वो अपनी बेटी की नजरों से गिर चुकी है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की भलाई के लिए किया था। इतने में ही अचानक वेंसडे ने अपनी तलवार पूरी ताकत से मां की ओर फेंकी। एक पल को लगा जैसे मोर्टिशिया की ये आखिरी रात होगी, पर तभी वो तलवार मोर्टिशिया के कानों से गुजरती हुई पीछे खड़े स्लर्प की खोपड़ी में धंस गई। असल में स्लर्प मोर्टिशिया को कुल्हाड़ी से मारने वाला था, लेकिन वेंसडे ने अपनी मां को बचाकर साबित कर दिया कि उसने केवल शर्त हारी थी, रिश्तों की अहमियत नहीं। कुछ समय बाद पुलिस वहां आई। उन्होंने स्लर्प को हिरासत में लेकर उसे विलो हिल भेज दिया और क्रूगर की लाश भी बरामद कर ली। खतरों से भरा ये एडवेंचर ट्रिप प्रिंसिपल डॉट और बाकी बच्चों के लिए बुरे सपने जैसा था, लेकिन वहीं वेंसडे को पहली बार कैंपिंग में मजा आया। हालांकि अपनी मॉम से हारकर वो गुडी की किताब और अपनी शक्तियां दोनों गवा बैठी थी, पर उसने हार नहीं मानी थी। इनिड को बचाने के लिए वो अब कोई और रास्ता ढूंढने वाली थी। इस दौरान वो शैतानी कौवा हर वक्त वेंसडे पर नजर गड़ाए बैठा था और अब तो उस कौवे का मालिक वो एवियन भी हर वक्त साए की तरह वेंसडे का पीछा करने लगा था। वेंसडे अब किसी भी हाल में उस एवियन का पर्दाफाश करना चाहती थी। वापस नेवरमोर लौटने के बाद उसने ब्रैडबरी से मिले सबूतों की गहराई से छानबीन की। उसे एक नया सुराग मिला। ब्रैडबरी ने किसी लोइस का नाम लिखा था जो कई सारे आउटकास्ट्स की मौतों की वजह थी। वेंसडे को पता चला कि उन सब मारे गए लोगों में एक बात कॉमन थी, वे सभी विलो हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल के मरीज थे। तो क्या लोइस का भी संबंध विलो हिल से था? वेंसडे इस तहकीकात में लग गई। इसी दौरान उधर विलो हिल में एक बहुत ही शातिर और खतरनाक अपराधी को लाया गया। वो थी थॉर्नहिल, वही सनकी जिसने टाइलर के अंदर के मॉन्स्टर हाइड को जगाया था। फेयरबर्न ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। फेयरबर्न को लगा था कि थॉर्नहिल को टाइलर से दूर रखने पर टाइलर ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइलर के अंदर का मॉन्स्टर हाइड अब भी शांत नहीं हुआ था। इसलिए फेयरबर्न थॉर्नहिल की मदद चाहती थी, ताकि जिस तरह थॉर्नहिल ने टाइलर के अंदर के राक्षस को जगाया था वैसे ही उसे शांत करे। इस पर थॉर्नहिल ने फेयरबर्न पर तंज कसते हुए कहा, डॉक्टर फेयरबर्न, सुनकर अजीब लग रहा है कि यहाँ विलो हिल में आउटकास्ट का इलाज भी किया जाता है, वरना मैंने तो उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि यहाँ आउटकास्ट पर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इन तानों का मतलब साफ था, थॉर्नहिल फेयरबर्न की मदद करने से मना कर रही थी। इस पर फेयरबर्न ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसे ऐसी जेल में भेजा जाएगा जो नरक से भी बदतर होगी। थॉर्नहिल डर के मारे तुरंत राजी हो गई, लेकिन उसने पहले एक बार टाइलर से मिलने की गुजारिश की। फेयरबर्न उसे टाइलर के चैम्बर में ले गई। थॉर्नहिल टाइलर पर बड़ी ममता बरसा रही थी, लेकिन टाइलर उसे देखते ही गुस्से से हाइड में बदल गया और उसकी गर्दन दबोच ली। थॉर्नहिल तड़पने लगी, लेकिन उसने कहा, टाइलर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ और जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। तब टाइलर ने उसे दूर फेंक दिया। थॉर्नहिल बाल बाल बची, मगर टाइलर का ये गुस्सैल रूप देखकर भी वो डरने के बजाय मुस्कुरा रही थी, जैसे कि मॉन्स्टर को नहीं बल्कि अपने बच्चे को देख रही हो। न जाने अब थॉर्नहिल के दिमाग में कौन सा नया षड्यंत्र पनप रहा था। इसी बीच उधर वेंसडे एक कब्रिस्तान में पहुंची। यहीं उन आउटकास्ट की लाशें और अस्थियां दफन थी जिनकी मौतों का संबंध ब्रैडबरी ने लोइस से जोड़ा था। उन्हीं में एक आउटकास्ट थी पैट्रिशिया रेडगार। वेंसडे ने उसकी अस्थियों वाला कलश बाहर निकाला और जैसे ही उसे खोलने लगी, पीछे से किसी की आवाज आई। मुड़कर देखा तो सामने उसकी नानी हेस्टर फ्रम्प खड़ी थी। हेस्टर जो कई कब्रिस्तानों की मालकिन थी और मरे हुए लोगों का फ्यूनरल करवाना उसका फैमिली बिजनेस था। वेंसडे हमेशा से अपनी नानी की लाडली रही थी, इसलिए वेंसडे के बुलावे पर वो फौरन उससे मिलने चली आई। नानी को देखकर वेंसडे का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने उन्हें सारी बात समझाई और कहा कि उसकी दोस्त इनिड की कोई हत्या करने वाला है, इसी सिलसिले में उसे मदद चाहिए। इस पर हेस्टर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इनिड को मेरा कार्ड देना, मैं उसका अंतिम संस्कार सस्ते में करवा दूंगी। पर वेंसडे मुद्दे पर आई और रेडगार की अस्थियां खोलकर देखा। उसे कुछ अजीब पता चला। अंदर कुछ जीवों के अवशेष थे, लेकिन इंसानी हड्डियों का उसमें नामो निशान तक नहीं था। यानी कि रेडगार की मौत बस एक दिखावा था। अखबार में छपी उसकी श्रद्धांजलि की खबर भी झूठी थी, लेकिन रेडगार की मौत की झूठी कहानी रचने के पीछे क्या कारण हो सकता था, और अगर रेडगार मरी नहीं तो वो गई कहाँ? वेंसडे ये सोच ही रही थी कि तभी वो शैतानी कौवा अचानक वहां आ गया और वेंसडे के एविडेंस उठाकर भागने लगा। वेंसडे उसके पीछे भागी, लेकिन आगे जाकर उस कौवे ने वो सबूत अपने मालिक यानी कि एवियन को सौंप दिया। वो एवियन बाइक में वहां से निकल गया। वेंसडे हाथ मलती हुई वापस अपनी नानी माँ के पास आई। उसे अब तक समझ आ चुका था कि रेडगार की तरह विलो हिल के बाकी मरीजों की मौत भी नकली थी, लेकिन अब सवाल ये था कि इन नकली मौतों की अफवाह किसने फैलाई और यहाँ उनकी झूठी अस्थियां किसने रखी।
वेंसडे ने अपनी नानी माँ से गुजारिश की कि वो उस शख्स का पता लगाएं जिसकी देखरेख में इन आउटकास्ट्स का दफन या अंतिम संस्कार किया गया था। साथ ही उसने नानी माँ से इस पूरे कब्रिस्तान को खरीदने के लिए कहा ताकि यहाँ मौजूद सबूतों से कोई छेड़छाड़ न कर सके। उसके बाद वेंसडे नेवरमोर लौट आई। अब उसे इस केस की अहम कड़ी लोइस के बारे में पता लगाना था कि वो कौन है और उसका विलो हिल से क्या संबंध है। ये पता लगाने के लिए वेंसडे को कोई ऐसा पागल जासूस चाहिए था जो विलो हिल में मरीज बनकर जा सके। ऐसे में उसे याद आए अपने अंकल फेस्टर, जिनसे बड़ा पागल कोई हो ही नहीं सकता था। वेंसडे एक सुनसान जगह पर फेस्टर से मिली और उन्हें विलो हिल में जाकर लोइस के बारे में पता लगाने का काम सौंपा। फेस्टर अपनी प्यारी भतीजी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जाने से पहले उसने बताया कि वो एक बार पहले भी विलो हिल में जा चुका है। तब जब वेंसडे की माँ ने उसे अपनी बहन ओफिलिया को विलो हिल से छुड़ाने भेजा था, लेकिन ओफिलिया पहले ही विलो हिल से भाग चुकी थी। वेंसडे को ये जानकर ताजुब हुआ कि ओफिलिया भी विलो हिल की मरीज थी। बहरहाल फेस्टर को विलो हिल में भर्ती होने के लिए कुछ बड़ा पागलपन करना था। इसके लिए उसने एक होटल में चोरी के पैसों से सबसे महंगा रूम बुक किया और वहाँ तोड़फोड़ मचाने लगा, जिससे वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस स्टेशन में शेरिफ ने फेस्टर से 18 नकली पासपोर्ट और 33 नकली ड्राइविंग लाइसेंस बरामद की और साथ ही एक बैंक रॉबर के वांटेड पोस्टर से उसकी पहचान भी कर ली। कोई कसर बाकी न रहे, इसलिए फेस्टर शेरिफ के सामने ही एक कांटेदार कैक्टस को किसी ककड़ी की तरह चबा चबाकर खाने लगा, जिससे शेरिफ को यकीन हो गया कि फेस्टर के पेज हिले हुए हैं, यानी कि पैंतरा काम कर गया और फेस्टर की विलो हिल की टिकट बुक हो गई। दूसरी ओर वेंसडे अपनी माँ के पास आई और उनसे पूछा कि आखिर उसकी आंटी ओफिलिया विलो हिल में क्यों थी। मोर्टिशिया ने बताया कि ये सब साइकिक शक्तियों के ज्यादा इस्तेमाल करने से हुआ था। वेंसडे की तरह ओफिलिया भी जरूरत से ज्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो बेवजह चीखती चिल्लाती रहती। तब उनकी माँ हेस्टर ने खुद ओफिलिया को विलो हिल में भर्ती कर दिया, ये जानते हुए भी कि विलो हिल किसी जेल से कम नहीं है। मोर्टिशिया, जो अपनी बहन ओफिलिया से बेहद प्यार करती थी, अपनी माँ को समझाती रही कि ओफिलिया पागल नहीं है, वो बस अपनी साइकिक शक्तियों पर काबू नहीं कर पा रही है। लेकिन हेस्टर ने उसकी एक नहीं सुनी। ओफिलिया आज 20 सालों से लापता थी और अपनी प्यारी बहन को खोने की जिम्मेदार मोर्टिशिया अपनी माँ हेस्टर को मानती थी, इसलिए उसे हेस्टर से इतनी नफरत थी। इसी बीच हेस्टर भी वहाँ आ गई, जिसे देख मोर्टिशिया का चेहरा उतर गया। हेस्टर वेंसडे के लिए एक तोहफा लाई थी। उसने वो कब्रिस्तान वेंसडे के नाम कर दिया था और उस शख्स का भी पता लगा लिया था जिसने उन आउटकास्ट्स की नकली श्रद्धांजलि की खबर छपवाई थी और उनके नकली डेथ सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर भी किया था। उसका नाम था अगस्टस स्टोनहर्स्ट। ये जानकारी देने के लिए वेंसडे ने अपनी नानी माँ का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। लेकिन वही मोर्टिशिया को अपनी माँ का वेंसडे की जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं आ रहा था। इस पर हेस्टर उसे समझाने लगी कि उसे वेंसडे को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खतरों के बिना उनके परिवार का वजूद ही क्या है। उसने मोर्टिशिया से गुडी की किताब वेंसडे को लौटा देने की गुजारिश भी की, लेकिन मोर्टिशिया ने गुस्से में किताब को सीधा आग में ही झोंक दिया। माँ बेटी की इन रंजिशों के बीच उधर फेस्टर विलो हिल के स्टाफ और डॉक्टर से घुल मिल गया था और लुइस नाम के उस शख्स की तलाश कर रहा था। हालांकि लुइस तो उसे नहीं मिली, पर उसे लुइस नाम की एक औरत से इश्क हो गया। उधर फेस्टर लुइस के साथ रास लीला कर रहा था, तो इधर वेंसडे अगस्टस स्टोनहर्स्ट नाम के उस शख्स का पता लगाने में जुटी थी जिसने आउटकास्ट की नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाई थी। वेंसडे ने इस तहकीकात में अब एग्नेस को भी शामिल कर लिया था, जिसने अगस्टस की जानकारी निकाली और वेंसडे को बताया कि ये अगस्टस पहले विलो हिल का हेड डॉक्टर था और उसके पहले वो नेवरमोर में भी साइंस टीचर के तौर पर काम कर चुका था। वेंसडे ने पूछा कि आजकल वो कहाँ है। इस पर एग्नेस ने बताया कि अब वो खुद विलो हिल का मरीज है, उसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। एग्नेस के पास उसकी फोटो भी थी। वेंसडे ने तुरंत थिंग को बुलाया और उसे फेस्टर तक एक चिट्ठी पहुंचाने का आदेश दिया। चिट्ठी में उसने लिखा था कि लोइस तक पहुंचने के लिए फेस्टर को पहले अगस्टस स्टोनहर्स्ट को ढूंढना होगा, मगर थिंग वो संदेश ले जा पाता उससे पहले ही ढेर सारे कौवे ने स्कूल के बच्चों पर हमला कर दिया। उनमें वो शैतानी कौवा भी था जो सीधा थिंग को ही दबोच कर उड़ गया। गनीमत थी कि ऐन मौके पर डॉट वहाँ आया और उस कौवे पर आग फेंककर थिंग को बचा लिया। उसी पल वेंसडे ने उस एवियन को वहाँ देखा जो कौवों को कंट्रोल कर रहा था। वेंसडे उसके पीछे भागी। अजीब बात थी कि उस एवियन को नेवरमोर के सारे गुप्त रास्ते मालूम थे। काला चोगा उड़े वो एवियन भागता हुआ लाइब्रेरी की तरफ आया और एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। वेंसडे भी बिना एक पल सोचे अंदर चली गई। अंदर एक सीक्रेट पैसेज था जहाँ भागती हुई वेंसडे ऊपरी मंजिल में पहुंच गई, लेकिन अब वो एवियन जैसे कहीं गायब हो चुका था। बस उसका काला चोगा एक कमरे के बाहर सीढ़ियों पे पड़ा था। वेंसडे जब उस कमरे में गई तो सामने खड़ी थी डॉक्टर फेयरबर्न। फेयरबर्न ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस एडम्स, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंसडे ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए कहा, यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए डॉक्टर फेयरबर्न कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? शायद ये काला चोगा आपने बाहर ही गिरा दिया था। पर फेयरबर्न ने चौंकते हुए कहा, ये मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ म्यूजिक टीचर मिस कैप्री से मिलने आई हूँ। कैप्री हमारे हॉस्पिटल में म्यूजिक थेरेपी की क्लास लेना चाहती है, उसी सिलसिले में। लेकिन वेंसडे आसानी से उसके बहकावे में आने वाली नहीं थी। इतने में ही कैप्री चाय लेकर एक कमरे से निकली, पर फेयरबर्न ने हड़बड़ी में चाय तक नहीं पी और वहाँ से निकल गई। उसी पल वेंसडे ने कैप्री पर गौर किया। कैप्री हाँफ रही थी जैसे किसी रेस में भागकर आई हो। वेंसडे उलझन में पड़ गई। कौन थी वो एवियन, डॉक्टर फेयरबर्न या मिस कैप्री? वेंसडे उस वक्त तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी नजर हर वक्त कैप्री पर थी। वहीं उसने फेयरबर्न की गाड़ी के साथ थिंग को विलो हिल भेज दिया था ताकि थिंग फेस्टर को उसका संदेश दे सके। विलो हिल पहुंचकर थिंग ने फेस्टर को इशारों में समझाया, अगस्टस को ढूंढो तो लोइस अपने आप मिल जाएगी। फेस्टर ने हॉस्पिटल के गार्ड से पूछा कि क्या यहाँ कोई अगस्टस है। तब गार्ड उसे बाहर ले आया जहाँ पक्षियों के पिंजरे में बैठा था बूढ़ा अगस्टस। गार्ड ने बताया कि अगस्टस किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, उसकी जगह उसका तोता बोलता है। गार्ड ने जाने से पहले फेस्टर से कहा कि वो ठीक 10 मिनट बाद अगस्टस को उसके सेल में छोड़ दे, सेल नंबर 103 में। अब फेस्टर अगस्टस के पास आया और पूछा, क्या आप यहाँ किसी लोइस को जानते हैं?
इस पर अगस्टस ने तो मुंह नहीं खोला, पर उसका तोता बकबक करने लगा और फेस्टर को गालियां देकर वहां से दूर भगाने लगा। तब फेस्टर ने उसे कुछ बिजली के झटके दिए, जिससे तोते की अकल ठिकाने आ गई। इस बार लोइस के बारे में पूछने पर तोते ने एक नंबर बताया, 51971, लेकिन इन नंबर्स का मतलब फेस्टर को समझ नहीं आया। दूसरी ओर वेंसडे एक बार फिर ऑर्लॉफ के पास आई। ऑर्लॉफ नेवरमोर के सबसे पुराने टीचर थे, इसलिए अगस्टस के बारे में जरूर कुछ मालूम होगा। ये सोचकर वेंसडे ने उसके आगे अगस्टस का जिक्र किया और पूछा कि क्या उन्हें अगस्टस के बारे में कुछ पता है। ऑर्लॉफ ने बताया कि अगस्टस नेवरमोर का सबसे मशहूर टीचर था। उसे आउटकास्ट्स पर बड़ी दिलचस्पी थी, पर उसकी और अगस्टस की कभी नहीं बनी। वेंसडे ने आगे पूछा कि क्या अगस्टस ने अपने कार्यकाल में कभी किसी लोइस का जिक्र किया था, क्या लोइस उसकी पत्नी या बेटी थी। ऑर्लॉफ ने बताया कि अगस्टस की पत्नी तो उसके नेवरमोर ज्वाइन करने से पहले ही चल बसी थी, हालांकि उसकी एक नन्ही बेटी थी, पर ऑर्लॉफ को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। ऑर्लॉफ ने बताया कि अगस्टस ने अपनी बेटी के लिए ईगो टावर में एक बड़ा पक्षियों का पिंजरा बनवाया था। उसकी बेटी को पक्षी बहुत पसंद थे। इन बातों से वेंसडे समझ गई कि हो न हो ये लोइस अगस्टस की बेटी है और वही वो एवियन है जो कौमों को कंट्रोल कर रही है। उधर विलो हिल में फेस्टर गार्ड के कहने पर अगस्टस को उसके सेल में ले जा रहा था। इसी दौरान थॉर्नहिल वहां से गुजरी, जिसे अब दूसरे जेल में शिफ्ट करने ले जाया जा रहा था, क्योंकि अब वो फेयरबर्न के किसी काम की नहीं थी। थॉर्नहिल ने फेस्टर को देखते ही पहचान लिया कि वो वेंसडे के अंकल हैं, पर फेस्टर ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अगस्टस को लेकर उसके कमरे की तरफ चलता रहा। तभी हॉस्पिटल के मेंटेनेंस रूम को देखकर अगस्टस बार बार लोइस लोइस कहने लगा। तब फेस्टर उसे कमरे में छोड़ने के बाद मेंटेनेंस रूम की ओर चल दिया। उधर थॉर्नहिल फेयरबर्न से मिली और उसे बता दिया कि फेस्टर यानी कि वेंसडे का अंकल यहाँ मौजूद है, जो यकीनन वेंसडे के कहने पर यहाँ आया है और जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। तब फेयरबर्न भी सतर्क हो गई। इसी बीच फेस्टर मेंटेनेंस रूम में आया, पर वो उसे खोल पाता उससे पहले ही फेयरबर्न वहाँ आ गई और मार पीट कर उसे बंदी बना लिया। फेयरबर्न ने फेस्टर को बांधकर एक मजबूत सेल में कैद कर दिया, जहाँ वो ज़ॉम्बी स्लर्प भी कैद था। फेस्टर अब बुरी तरह फंस चुका था। थिंग ने ये सब देखा और जाकर वेंसडे को सारी बात बताई। वेंसडे अंकल फेस्टर को मुसीबत में नहीं छोड़ सकती थी। अब उसने फेस्टर को बाहर निकालने का प्लान बनाया। उसने थिंग को पहले ही विलो हिल भेज दिया था, जहाँ फेस्टर की गर्लफ्रेंड लुइस फेस्टर की हालत पर रो रही थी। थिंग ने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। इस प्लान में एग्नेस भी वेंसडे के साथ थी। प्लान कुछ यूं था कि कुछ ही देर में म्यूजिक टीचर कैप्री विलो हिल में म्यूजिक थेरेपी सेशन के लिए जाएगी। वेंसडे उसकी गाड़ी की डिक्की में सवार हो जाएगी। हालांकि गेट पर हर गाड़ी की चेकिंग की जाती है, इसलिए एग्नेस अपनी गायब होने वाली शक्ति से गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी। फिर जब वेंसडे विलो हिल के अंदर पहुंचेगी तो पहले उसका मकसद होगा फेस्टर को आजाद कराना और फिर लोइस का पता लगाना। वेंसडे को एग्नेस से इतना घुलते मिलते देख इनिड को जलन हो रही थी। उसे भी इस प्लान में शामिल होना था। तब वेंसडे ने उसे विलो हिल के बाहर पहरेदारी करने को कहा, ताकि अगर प्लान में कुछ गड़बड़ हुई तो इनिड शेरिफ को विलो हिल में चल रहे गड़बड़ के बारे में आगाह कर सके। इस तरह वेंसडे प्लान को अंजाम देने निकल पड़ी। वो कैप्री की गाड़ी की डिक्की में घुस गई और विलो हिल जा पहुंची। गेट पर गार्ड गाड़ी चेक करने आया। उसने डिक्की खोली ही थी कि तभी एग्नेस ने उसके कैबिन के बाथरूम में बॉम्ब फोड़कर उसका ध्यान भटका दिया। वेंसडे को डिक्की से निकलने का मौका मिल गया और आखिरकार वो विलो हिल के अंदर प्रवेश कर गई। अंदर आने में फेस्टर की गर्लफ्रेंड लुइस ने उसकी मदद की, जिसे थिंग ने सब कुछ समझा दिया था। लुइस वेंसडे को फूड कार्ट में छुपाकर फेस्टर के कमरे की तरफ ले जाने लगी। इस दौरान वेंसडे ने एक गार्ड की जेब से उसका पास चुरा लिया। वेंसडे उस पास की मदद से फेस्टर के सेल का दरवाजा खोलकर अंदर आई और फेस्टर को आजाद करा दिया। उसी सेल में खूंखार स्लर्प बेड़ियों से बंधा वेंसडे पर गुर्रा रहा था, लेकिन लीडर वेंसडे ने उसे देखा तक नहीं। अब वेंसडे फेस्टर के साथ लोइस को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन उनके जाते ही स्लर्प ने गुस्से में अपनी जंजीर तोड़ डाली और वो भी आजाद हो गया। उसके सेल के बाहर ही गार्ड्स थॉर्नहिल को लेकर जा रहे थे, पर तभी अचानक वो ज़ॉम्बी उनके सामने आ गया और बड़ा सा मुंह फाड़कर एक गार्ड की खोपड़ी चबा गया। दूसरे गार्ड्स ने फौरन अलार्म बजाकर पूरे हॉस्पिटल को चेतावनी दे दी। उस वक्त फेयरबर्न कैप्री की म्यूजिक क्लास में थी। उसे जब मामले का पता चला तो उसने सारे गार्ड्स को हथियार निकालने को कहा और किसी भी हाल में उस ज़ॉम्बी को पकड़ने के आदेश दिए और खुद अगस्टस को लेकर अपने ऑफिस की तरफ चल दी। इसी अफरा तफरी के बीच फेस्टर वेंसडे के साथ मेंटेनेंस रूम के पास पहुंचा, जहां उस बूढ़े अगस्टस ने लोइस कहकर इशारा किया था, लेकिन वो दरवाजा केवल एक पासवर्ड से ही खुल सकता था। तभी फेस्टर को याद आया वो नंबर जो उसे तोते ने बताया था, 51971। वो नंबर दबाते ही दरवाजा खुल गया। दोनों अंदर आए और चौंक उठे, क्योंकि वहां तो चार दीवारी और बिजली के उपकरणों के अलावा कुछ और था ही नहीं। तभी वेंसडे की पारखी नजर ने जमीन पर मौजूद एक निशान को देख लिया, कुछ सरकाने जैसा निशान। वेंसडे ने दीवार पे लगे शेल्फ को खींचकर देखा। शेल्फ दरवाजे की तरह एक झटके से खुल गया। उस दरवाजे के पीछे था एक सीक्रेट चैम्बर। दोनों ने जब उसके अंदर प्रवेश किया तो अंदर एक बड़ी सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी थी, जिसकी दीवार पे लिखा था लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म था लोइस। यानी कि लोइस किसी इंसान का नहीं बल्कि इस सीक्रेट प्रोग्राम का नाम था। वेंसडे और फेस्टर हैरान होते हुए सीढ़ियों से जब नीचे गए तो देखा कि नीचे बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें रखी हुई थी और वहां की जेलों में ढेर सारे आउटकास्ट्स को कैद करके रखा गया था और उन पर कोई एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वेंसडे उन्हें देखते ही पहचान गई कि ये वही आउटकास्ट्स हैं जिनकी झूठी मौत की खबर अखबार में छपी थी और इनके नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिए गए थे ताकि इन पर खुफिया तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अब वेंसडे को भी ये समझ आ रहा था कि गैल्पिन को भी यही डर था कि उसके बेटे टाइलर के साथ भी ऐसा न हो, इसलिए वो इस फैसिलिटी का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन वो मारा गया। इसी बीच वेंसडे की नजर एक सेल पे गई जिसे कड़ी सुरक्षा के साथ लॉक किया गया था, जैसे कोई भयानक शैतान वहां बंद हो। लेकिन वेंसडे ने अंदर झांक कर देखा तो अंदर एक मासूम सी औरत डरी सहमी बैठी थी। इतने में ही उन्हें कौवे की आवाज सुनाई थी। वे जब मुड़े तो पीछे वो एवियन खड़ा था अपने शैतानी कौवे के साथ। वेंसडे पहले ही समझ चुकी थी कि वो एवियन फेयरबर्न है। अब जब उसका पर्दाफाश होने ही वाला था तो उसने अपना चेहरा दिखाया, लेकिन उसका चेहरा देख वेंसडे चौंक उठी। वो फेयरबर्न नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट जूडी थी। जूडी आगे आई और बोली,
मैं फेयरबर्न के लिए नहीं बल्कि फेयरबर्न मेरे लिए काम करती है। मैंने उसे नौकरी दी ताकि वो इस इंस्टीट्यूशन की पब्लिक फेस बने और मेरे पिता अगस्टस स्टोनहर्स्ट का अधूरा काम आगे बढ़ाए। ये सुनकर कि जूडी अगस्टस की बेटी है, वेंसडे चौंक उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि जूडी को नेवरमोर के सारे गुप्त रास्ते कैसे पता है, क्योंकि उसने अपना पूरा बचपन वहाँ बिताया था। जूडी ने आगे बताया, ये सारा एक्सपेरिमेंट मेरे पिता ने कई साल पहले शुरू किया था। दरअसल उन्हें आउटकास्ट से बहुत लगाव था। उन्हें हमेशा लगता था कि आउटकास्ट को अपनी शक्तियां नॉर्मल इंसानों के साथ भी बांटनी चाहिए और इसी सोच के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। ये सुन वेंसडे ने तंज भरे लहजे में कहा, ये एक्सपेरिमेंट नहीं शोषण है। तुम लोग मासूम आउटकास्ट को जीते जी मारकर यहाँ लाते हो और उन्हें टॉर्चर करते हो। जाहिर है अगस्टस आउटकास्ट की शक्तियां इंसानों को बेचना चाहते होंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा। जूडी ने टोकते हुए कहा, किसने कहा कि एक्सपेरिमेंट फेल हुआ? मैं प्रूफ हूँ। मेरा जन्म एक नॉर्मल इंसान के रूप में हुआ था, पर इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत मुझे एवियन की शक्तियां मिली, जिससे अब मेरे पंख वाले दोस्त ये काले कौवे मेरी हर बात मानते हैं। इस पर फेस्टर व्यंग करते हुए बोला, तुम्हारे पिता तो मुझसे भी ज्यादा घिनौने और सनकी निकले। उन्होंने अपनी ही बेटी पर एक्सपेरिमेंट कर दिया और उससे भी बड़ी ताजुब की बात यह है कि तुम्हें फिर भी अपने पिता पर गर्व हो रहा है। जूडी ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी थी। मुझे शक्ति देने के बाद मेरे पिता खुद भी डा विंची की शक्तियां पाना चाहते थे, लेकिन उनके बूढ़े शरीर ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए अब मैं उनके इस विरासत को आगे ले जा रही हूँ। वेंसडे ने कहा, ये विरासत नहीं एक पागलपन भरा जुनून है और ये जुनून एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। जूडी को इन बातों में उलझा देख फेस्टर ने वहाँ बिजली का एक जोरदार धमाका कर दिया, जिससे पूरी फैसिलिटी की बिजली गुल हो गई। बिजली जाने से जेल के सारे ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए और गुस्से से बौखलाए आउटकास्ट ने जूडी पर हमला कर दिया। जूडी अपनी जान बचाकर भागने लगी। वेंसडे ने फेस्टर को भी वहाँ से भागने को कहा और खुद उस डरी सहमी आउटकास्ट को सेल से निकाल कर ले जाने लगी। उधर दूसरी ओर फैसिलिटी के ऊपर विलो हिल में भी सारे पागल अपने सेल से आजाद हो चुके थे और बेकाबू होकर गार्ड्स को मार पीट कर भाग रहे थे। वहीं वो ज़ॉम्बी स्लर्प भी जो मिला उसका भेजा खाता जा रहा था। जितना वो खा रहा था उसका शरीर उतना ही विकसित हो रहा था, उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर थॉर्नहिल टाइलर के चैम्बर में आई। उसने टाइलर को बताया कि हम दोनों की दुश्मन वेंसडे यही विलो हिल में है। थॉर्नहिल ने टाइलर को बेड़ियों से आजाद करा दिया और हुक्म दिया कि वेंसडे को खत्म कर दे, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि टाइलर अब वो प्यादा नहीं था जो थॉर्नहिल के इशारों पे चलता। टाइलर आजाद होते ही खूंखार हाइड में बदल गया और भगा भगाकर पहले तो थॉर्नहिल को बेरहमी से मार डाला और फिर वेंसडे की तलाश करने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर फेयरबर्न अगस्टस के साथ अपने कैबिन में छुपने आ गई। तभी उसे किसी की आहट आई। फेयरबर्न बंदूक तानकर इधर उधर देखने लगी। उसी पल बिजली की चमक के साथ उसे ज़ॉम्बी स्लर्प नजर आया, जो पहले से ही वहाँ छुपा हुआ था। फेयरबर्न गोली चला पाती, उससे पहले ही स्लर्प ने उसे दबोच लिया और उसकी खोपड़ी चबा गया। अब स्लर्प का शरीर इतना विकसित हो चुका था कि वो बोल भी पा रहा था। उसने मुड़कर अगस्टस की ओर देखा और उस पर टूट पड़ा। दूसरी ओर वेंसडे उस मासूम आउटकास्ट को लेकर विलो हिल से निकल रही थी, लेकिन उसी पल टाइलर ने वेंसडे को देख लिया। वेंसडे ने उस आउटकास्ट को भागने के लिए कहा और खुद टाइलर के सामने निडर होकर खड़ी हो गई। टाइलर गुस्से से बौखलाया हुआ दौड़कर वेंसडे के करीब आया। आंखों में गुस्सा और बदले की आग लिए वो वेंसडे को घूर रहा था, पर वेंसडे बिल्कुल भी डरी नहीं। मौत की आंख से आंख मिलाकर वहीं खड़ी रही। कुछ पल के लिए विलो हिल में खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल वेंसडे खिड़की तोड़ती हुई सीधा बिल्डिंग से बाहर आ गिरी, बुरी तरह जख्मी और खून से लहूलुहान। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। एडिड और एग्नेस ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनकी नजर पड़ी टाइलर पर। मॉन्स्टर हाइड जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा गुर्रा रहा था। पुलिस वालों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन हाइड रुका नहीं। उसने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन एडिड का शिकार करने। एक तरफ एडिड पर मौत आंधी की तरह बरसने वाली थी, तो दूसरी ओर वेंसडे भी मौत के कगार पर खड़ी थी। उसने लोइस का केस तो सुलझा दिया था, लेकिन इस चक्कर में टाइलर यानी कि एक ऐसा राक्षस आजाद हो चुका था जिसके अंदर सिर्फ नफरत बाकी थी, और ये नफरत पूरे नेवरमोर को राख में बदलने वाली थी। वेंसडे सीजन 2 का पार्ट 1 हमें इसी दिलचस्प मोड़ के साथ छोड़ जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होने वाला है। और यकीन मानिए, आने वाला इस सीरीज का पार्ट 2 आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि कहानी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए वेंसडे सीजन 2 का पार्ट 2 जरूर देखिए। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। धन्यवाद।